हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पिछली क्लास में ही स्टार्ट कर लिए थे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की जो पिछली क्लास थी वहां पर हमने चैप्टर ओवरव्यू का एक लेक्चर डिस्कस किया था, जहां पर हमने आपको ये बताया था कि हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कुल कितनी बातचीत करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस सेकंड लेक्चर में हमारी आपकी क्या बातचीत होगी, जरा उस पर विचार करते हैं। आज का ये लेक्चर आपके लिए खास होगा क्योंकि आज हम आपसे बातचीत करने वाले केमिकल रिएक्शन टॉपिक के बारे में। यानी कि आज का ये टॉपिक हमारा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आज हमें बिल्कुल बेसिक सी बातचीत करनी है। यहां पर हमें ये डिस्कस करना है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के बाद हम ये पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, फिजिकल इंटरेक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट कहते किसे हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्यों कर रहे हैं, प्रोडक्ट कितना स्टेबल है, रिएक्शन हाईली एनर्जेटिक क्यों होता है, रिएक्टेंट हाईली एनर्जेटिक क्यों होता है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के बाद जो स्टेबिलिटी आती है वो क्यों आ जाती है, और साथ ही साथ किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का क्या रोल है, रिएक्टेंट किस प्रकार से वर्क करता है और केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कैसे कराता है और वह केमिकल रिएक्शन को कम कैसे कर सकता है। इन सभी विषयों पर बातचीत आज की इस क्लास में हम करेंगे आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है जिसमें हमें पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, जहां पर आज की सेकंड लेक्चर आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। खूब ध्यान से बात को समझिएगा, चीजों को एनालाइज करिएगा। जहां कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं होगी और हम एक एक बात को बेहतरीन तरीके से समझते हुए आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। चैप्टर का नाम से समझ में आता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब हमें समझना होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है, फिर हमें समझना होगा केमिकल इक्वेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन ये दोनों बात हमें डिस्कस करनी है। उससे पहले सबसे पहले ये समझिएगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना होगा रिएक्शन क्या है। बेटा हमें जानना है कि रिएक्शन किसे कहते हैं, फिर रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। हम बिल्कुल एक एक चीजों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन के टाइप्स कितने हैं, और जो टाइप्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। उस टाइप के अंतर्गत एक केमिकल रिएक्शन टॉपिक आएगा और फिर उस केमिकल रिएक्शन के बारे में भी बातचीत हम करेंगे। चलिए हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये क्लास होगी खास क्योंकि हम करेंगे आज केमिकल रिएक्शन पर बात। पहला टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है केमिकल रिएक्शंस। इसको डिफाइन भी किया गया है, आप उस पर गौर ना करके पहले हमारी बात को सुनिएगा। पहले बात को आप ये सुनेंगे कि रिएक्शन क्या है। पहले तो ये समझना होगा रिएक्शन क्या होता है। रिएक्शन से समझ में आता है री प्लस एक्शन, यानी कि जहां पर बार बार एक्शन करने की या एक्ट करने की बात हो रही हो उसे हम रिएक्शन कहते हैं। लेकिन सवाल इस बात पर आकर के खड़ा हुआ कि बार बार एक्ट करने की बात क्या है, बार बार रिएक्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे है। यानी कि अगर हम बार बार एक्शन की बात कर रहे हैं या बार बार एक्शन की बात हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्शन जो कर रहा है उसकी खुद की कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी ना। यानी कि जो एक्शन कर रहा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी एनर्जी होगी, वो हाईली एनर्जेटिक होगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट तक पहुंच पाएगा। इसका मतलब रिएक्शन में हम समझ पाते हैं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर एनर्जी होगी, और एनर्जी होगी तभी वो बार बार एक्शन कर रहा है। इससे एक बात हमें समझ में आई कि रिएक्शन क्या होता है, यानी कि बार बार एक्ट करने के कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझते हैं। लेकिन बेटा एक छोटा सा सवाल ये है कि रिएक्शन जो होता है उसको दो पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले एक को हम फिजिकल इंटरेक्शन कहते हैं, दूसरे को केमिकल इंटरेक्शन कहते हैं। फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, कोलिजन होता है और फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग होती है, यानी कि कुछ नया बनता है, तो वो फिजिकल इंटरेक्शन है। ठीक है, लेकिन सवाल है कि केमिकल इंटरेक्शन क्या है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो केमिकल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो जब केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो केमिकल रिएक्शन है। तो फिजिकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन के बारे में आपको जानकर अच्छा लगा होगा। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पर चीजों को डिफाइन भी किया गया कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स, ध्यान से सुनना, क्या कहा जा रहा है कि व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट विथ न्यू प्रॉपर्टी। यानी हमें समझाया गया कि जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक दूसरे से मिलते हैं, यानी व्हेन टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, ठीक है,
टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। अब एक बड़ा सवाल ये है कि दो या दो से अधिक चीजें, दो या दो से अधिक केमिकल सब्सटेंस जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई तीसरा बनता है, कोई चौथा बनता है। तो जो नया बनता है उसकी प्रॉपर्टी भी नई होती है और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कहे बात तो सही है, लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। यानी कि रिएक्टेंट से आप क्या समझते हैं और प्रोडक्ट से आप क्या समझते हैं, यानी कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ये भी एक जानने का विषय है। तो हम चाहते हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर बातचीत हो जाए तो वो ज्यादा खास होगी और ज्यादा जरूरी होगी। तो सबसे पहले अब हम ये डिस्कस करेंगे रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। पहले तो हमारी बात आप फिर से सुनिए। हमने ये कहा बेटा कि रिएक्शन किसे कहते हैं, हमने कहा रिएक्शन में री प्लस एक्शन, बार बार एक्शन की बात हो रही है। एक्शन वही करेगा जो हाईली एनर्जेटिक होगा, यानी कि रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट कर रहा है जिसके पास खुद की कुछ न कुछ एनर्जी है। और जब वह कोलिजन करेगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, तो किसी नई चीज का फॉर्मेशन होता है और जो नया बनता है उसकी एनर्जी कम होती है और वह स्टेबल होता है और उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी यह पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, यह पूरी प्रोसेस केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत पढ़ी जाती है। फिर हमने आपको समझाया कि जो रिएक्शन है उसके दो पार्ट हैं। अगर दो पार्ट में एक फिजिकल इंटरेक्शन होता है, एक केमिकल इंटरेक्शन होता है। फिजिकल इंटरेक्शन मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, कोलाइड करती हैं और किसी नए प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करती हैं, तो वो फिजिकल इंटरेक्शन है। लेकिन अगर दो केमिकल सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो और किसी नए प्रोडक्ट या नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वह केमिकल रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, आपने दो तरह की बात और पढ़ी होगी, चेंजेस अराउंड अस, एक क्लास 7th में चैप्टर हुआ करता था। वहां पर यह पढ़ाया जाता था कि एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। ये तो बेसिक सी चीज है लेकिन बताना जरूरी है। फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, केमिकल चेंज किसे कहते हैं। तो फिजिकल चेंज में पढ़ाया जाता था फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो दूसरे फॉर्म से फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। बहरहाल वहीं पर हमें ये डिस्कस करने को मिला था कि केमिकल चेंज क्या है। केमिकल चेंज का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हुआ लेकिन फिर वह ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लौटता, वह केमिकल चेंज कहलाता है। और हम पढ़ते हैं कि फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है उसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो फिजिकल चेंज में रिवर्सिबिलिटी कुछ इस प्रकार से दिखाई जाती है, ये रिवर्सिबल का साइन है, ठीक है। और अगर ऐसे है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इरिवर्सिबल का साइन ये बताया गया। तो हमने ये कहा कि अगर हम फिजिकल चेंज के कॉन्सेप्ट पर बात करें तो फिजिकल चेंजेस के बारे में बात करते हैं तो ये साइन से हम डिनोट करते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं रिवर्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर जब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, अगर हम केमिकल चेंज की कहानी को कंसीडर करें तो केमिकल चेंज में हम ये पढ़ते हैं कि ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि फॉरवर्ड से अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो फिर से वापस लौटने की बातचीत नहीं होती है। तो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। जैसे पेट्रोल का जल जाना है ना, पेट्रोल को हम बर्न करते हैं तो क्या फिर से हमें पेट्रोल मिलता है, क्या नहीं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता, फिर से हमें ऑब्टेन नहीं होगा, तो वह केमिकल चेंज कहलाएगा। और इसी के बेसिस पर हम केमिकल रिएक्शन का भी जिक्र करते हैं। अब हमारे पास इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाए तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो समझना ये है बेटा कि अभी हमने आपको समझाया कि when two or more than two reactant combine with each other to form a new product with new property is known as chemical reaction। यानी जब दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ हम मिलाते हैं, मिलाने के बाद किसी नए प्रोडक्ट को हम पाते हैं, जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी नई प्रॉपर्टी बताते हैं, तो यही केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। लेकिन सवाल यह हुआ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनालिसिस हम कैसे कर पाते हैं, वो इस पीपीटी में हम आपको बताते हैं। तो लौट के आइए, जरा देख के जाइए कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। नाम से समझ में आता है रिएक्टेंट, इसका मतलब जिसके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता हो, है ना। रिएक्टेंट का मतलब होता है जिसके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता हो, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं, रिएक्शन के बाद जो कुछ भी बनता है, यानी द न्यूली फॉर्म्ड सब्सटेंस obtained after the chemical reaction is known as product। यानी कि आप नाम से समझिए, रिएक्टेंट मतलब जिसके अंदर रिएक्ट करने की क्षमता पाई जाए वो रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो कुछ बनता है वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। बेसिक सी क्लास है, चीजें समझना, क्योंकि यही चीजें आगे काम आएंगी। रिएक्टेंट का मतलब होता है दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वह रिएक्टेंट कहलाते हैं।
और उनके पार्टिसिपेशन के बाद जो कुछ बनता है वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट का मतलब हुआ जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो कुछ नया बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम यहां पर देखें तो ये केमिकल रिएक्शन ऐसे ही लिखा जाता है, यह एक रिवर्सिबल कंडीशन आपके सामने दी गई है। यहां पर आपको ये देखना है कि रिवर्सिबल का मतलब, ये देखो बीच में जो साइन लगा हुआ है वह साइन किसको डिनोट करता है, ये साइन रिवर्सिबिलिटी को शो करता है। और हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट्स का मतलब होता है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ए और बी आपस में मिल करके सी और डी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन हम लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या है, रिएक्टेंट है, और जो सी और डी बन रहा है बेटा इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोडक्ट है। तो यानी कि रिएक्शन में हमने ये एनालाइज कर लिया कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ये एरो किसकी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रही है। अगर ये एरो ऐसे हो जाए तो ये किसको शो करेगा, इरिवर्सिबल को शो करेगा, ठीक है। और ये जो गैस आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी फिजिकल स्टेट है। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी केमिकल रिएक्शन में आपको अगर ऐसा कुछ मिलेगा ब्रैकेट में, तो फिजिकल स्टेट को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और हमें समझ में आया कि ये रिएक्टेंट है, यानी कि एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट दिया गया। रिएक्टेंट का मतलब है विच हैव टेंडेंसी टू टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का मतलब है कि द सब्सटेंस विच ऑब्टेन्ड आफ्टर एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज प्रोडक्ट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बनता है, जिसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और एक बात हमने ये बताई कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जो रिएक्टेंट होता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसकी एनर्जी कम होती है, डाउन होती है। ऐसा क्यों? हम कहते हैं कि ये बहुत हाईली एनर्जेटिक होता है और एनर्जेटिक होने की वजह से कोलाइड करता है, एक दूसरे से मिलता है, और जब मिलता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकली तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो स्टेबल होता है। और अगर एनर्जी बाहर ना निकले, प्रोडक्ट नहीं बने, तो ऐसा फिर केमिकल रिएक्शन की बात ही हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि हम ये देखते हैं कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, ये दोनों बात हमने आपको समझा दी। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट से पहले एक छोटी सी बात हमें और डिस्कस करनी है। वह बात हमारी ये होगी कि केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। जैसे अभी तक हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया, सेम टू सेम हमें यह पढ़ना होगा कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। यानी कि अगर हम अगले टॉपिक में बात करें तो अगला टॉपिक हमारा बनता है बेटा केमिकल इक्वेशन। अब सवाल है कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे, है ना, तो आप क्या कहोगे? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि हमें यहां समझाया जाएगा, क्या समझाया जाएगा कि केमिकल इक्वेशन क्या है। तो हम पढ़ते हैं द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is known as chemical equation, is known as chemical equation। यानी किसी केमिकल रिएक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हमें दे दिया जाए, उस केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको लिखें कैसे, यही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। यानी केमिकल इक्वेशन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। यह पेन पेपर बेस्ड मेथड होता है। यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, तो हम केमिकल इक्वेशन के माध्यम से ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन एक पेन पेपर बेस्ड मेथड है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है जिसके द्वारा हम किसी केमिकल रिएक्शन को हम एक पेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख कर दिखा सकते हैं। यानी कि जो चीज लैब में हो रहा है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको हम पेन पेपर पर कैसे लाएं, यह मेथड हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो कभी भी अगर पूछा जाए डिफाइन द टर्म केमिकल इक्वेशन, तो आपको बताना होगा द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो हम कहते हैं कि जैसे मान लो मैग्नीशियम को अगर
ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया गया तो Mg+O2 और ये प्रोडक्ट क्या बन रहा है MgO। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, यह एक केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, और वह एक लेबोरेटरी प्रोसेस है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, वह हम लैब में करते हैं। लेकिन अगर उस चीज को पेन से पेपर में लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिख कर दिखाते हैं, और इसी को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और यही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा इस एक्सपेरिमेंट का, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बड़ा सवाल और आपके सामने आता हुआ, और वो सवाल ये है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। पहले एक क्वेश्चन बोर्ड पूछ लेता था कभी कभी, अभी आजकल नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जानने में क्या है हर्ज रखा है। क्वेश्चन ये था कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन को पहले तो डिफाइन कर लीजिए, पहला डिफरेंस ये बता दीजिए। आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस बताने के लिए, तो आप सबसे पहला डिफरेंस बताएंगे कि when two or more than two reactants combine to form a new product with new property is known as chemical reaction। यहां लिखेंगे द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। फिर नीचे क्या लिखेंगे, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, इट इज अ पेन पेपर बेस्ड मेथड। यानी जो केमिकल रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, और केमिकल इक्वेशन एक थ्योरेटिकल प्रोसेस है, पेन पेपर बेस्ड मेथड है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो इस प्रकार से आप दो डिफरेंस भी बता सकते हैं। बहरहाल ये एग्जाम में अभी नहीं आ रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है कैटलिस्ट। ये बेसिक सी चीज है, नीड पड़ेगी आगे चैप्टर में, इसलिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। कैटलिस्ट के बारे में हमने पिछले साल बहुत ही अच्छा एक अलग से लेक्चर डाला हुआ था, उसको लोगों ने पढ़ा भी है और बाकी चीजें उसमें अच्छी समझाई थी, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा देखिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। अगर कैटलिस्ट की बात करते हैं तो इसका रिएक्शन में किस प्रकार से रोल है, सुनिएगा। हमने कहा इट इज ए फॉरेन स्पीसीज दैट अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सी और बहुत ही सुंदर सी डिफिनेशन है। यानी कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर एक फॉरेन स्पीसीज आती है, और उस फॉरेन स्पीसीज का रोल क्या है, उसका रोल सिर्फ इतना होता है कि वह रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देती है। अल्टर मतलब बदल देना, जैसे लोग कहते हैं अल्टर हो गए हो क्या, इसका मतलब चेंज आ जाना। ठीक है, तो हमने ये कहा कि कैटलिस्ट क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस है जो रिएक्शन में आता है, अपनी प्रेजेंस शो करता है, और उसकी प्रेजेंस की वजह से, वो प्रेजेंस अपनी शो कैसे करता है, वह किसी भी रिएक्शन की रेट को बदल देता है। अब किसी बच्चे को यह लग रहा होगा कि रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है कि रिएक्शन की स्पीड में परिवर्तन कर देता है। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा सकता है, रिएक्शन की स्पीड को घटा सकता है। यानी कुल मिलाकर हम ये समझ पाते हैं कि कैटलिस्ट एक फॉरेन स्पीसीज है जो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेज कर सकता है। यानी किसी की रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और किसी रिएक्शन की रेट को घटा भी सकता है। ये क्षमता सिर्फ व सिर्फ कैटलिस्ट में पाई जाती है। तो आपके दिमाग में एक बड़ी गलत चीज सेट हो जाती है कि जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी सकता है और कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को घटा भी सकता है। कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में स्पीड ला भी सकता है, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है ना। लेकिन कैटलिस्ट कब स्पीड को बढ़ाएगा, कब स्पीड को घटाएगा, ये डिपेंड करता है कि कैटलिस्ट के साथ प्रमोटर आएगा या पॉइजन आएगा। यानी जब किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज होता है तो उसके साथ में या तो कैटलिस्ट के साथ एक प्रमोटर लगा होता है और एक पॉइजन होता है। तो जो प्रमोटर होता है बेटा, वह कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है। यानी अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट है, उसके साथ कोई प्रमोटर लगा है, तो वह प्रमोटर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट रिएक्शन में तेजी से पार्टिसिपेट करता है। और ध्यान रहे, कैटलिस्ट का केस इस तरह से वो रिएक्शन में अपनी प्रेजेंस दिखाता है और रिएक्शन में उसका पार्टिसिपेशन इस तरह से नहीं होता कि उसका कुछ असर प्रोडक्ट में दिखेगा। यानी कि कैटलिस्ट केवल अपनी प्रेजेंस की वजह से चीजें बदल देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और अगर कैटलिस्ट के साथ पॉइजन प्रेजेंट हो या इनहिबिटर प्रेजेंट हो जाए तो वह रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देता है, क्योंकि वह कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटाता है, जिससे रिएक्शन की रेट घट जाती है।
कुछ लोगों को पॉइजन और प्रमोटर में प्रॉब्लम अगर हो रही है तो आप घबराएं नहीं, ये थोड़ा सा सिलेबस से ऊपर की बात थी। इसके लिए कैटलिस्ट का एक अलग सा लेक्चर पड़ा हुआ है, उस कैटलिस्ट के अलग से लेक्चर को आप देखें, वहां से आपको प्रमोटर और पॉइजन और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट एक पूरा का पूरा टॉपिक है और यह क्लास 12th का टॉपिक है और क्लास 12th में इसके बारे में बड़ी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है, तो हमने उसको पढ़ा कर रखा है। आपको अगर इच्छा है तो आप वहां से जाकर के उसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। कैटलिस्ट नाम से सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई होगी और हमारी आज की इस क्लास में ये खास टॉपिक्स थे जिस पर हम विचार कर रहे थे। ओवरऑल हमने देख लिया कि टोटल हमारा कितना सिलेबस था और इसके अंतर्गत हमें कौन कौन सी बातचीत डिस्कस करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपके लिए होगी खास और आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और हम अब सेकंड लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। उससे पहले एक खास बात यह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मनसा सर को, पहली बार सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से जुड़ने का प्रयास किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी सभी फ्रेंड्स को आगाज करिए कि इस चैनल के थ्रू पढ़े, जिससे कि उनका बढ़िया से आगे की प्रैक्टिस हो और क्लास 10th में एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करेंगे हम लोग मिल करके। और अच्छी प्रैक्टिस के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल जहां पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।